नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। एक छोटे से गैप के बाद फिर से सुर्खियों से आगे लेकर हाजिर हुआ हूं। मेरे साथ मेरे सहयोगी राहुल अवस्थी और दीपक व्यास इस वक्त जुड़े हुए हैं। कोशिश यही कि जो खबरें हेडलाइंस बन रही हैं, सुर्खियों में है, उनके पीछे क्या छिपा है, इसे समझने की हम यहाँ कोशिश करें। आज जिस पहली खबर पर मैं यहाँ बात करने वाला हूँ वो राहुल गांधी के एक ट्वीट से जुड़ी हुई है। और राहुल, मैं पूछना चाहूंगा, राहुल गांधी ने आज ट्वीट किया। दरअसल हुआ यह है कि स्मृति ईरानी की हार के बाद लगातार स्मृति ईरानी सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं। रोज कोई ना कोई उठकर उन पर किसी न किसी तरह का कमेंट कर देता है। इस पर राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा है कि हार जीत होती है जिंदगी में, और मैं सभी से कहता हूं कि डेरोगेटरी लैंग्वेज का इस्तेमाल न करें, कुछ अभद्र सा न लिखें स्मृति ईरानी के खिलाफ या किसी भी लीडर के खिलाफ। किसी को ह्यूमिलेट करना, इंसल्ट करना, ये वीकनेस की साइन है, स्ट्रेंथ की नहीं। आपको आपको क्या लगता है, राहुल गांधी ने ये सबसे अपील की है या किसी के जले पर नमक छिड़का है? राहुल गांधी ये कह सकते हैं क्योंकि राहुल गांधी अब उस पोजीशन में है जहां एक नेता को अपने आप को बड़ा बनाने या दिखाने की कैसे कोशिश हो सकती है वो कर रहे हैं और वो बेहतर तरीके से कर रहे हैं इस चीज़ को। ये भी बात दूसरी तरफ सच है कि ह्यूमिलिएशन को और ट्रोलिंग को राहुल गांधी से ज़्यादा इस देश में किसने सहा होगा? किसी ने नहीं सहा होगा। ये कहते हुए उन्होंने अपने आप को बड़ा बताया है, बड़ा बनाया है और ये बात सही भी है। ये जब व्यक्तिगत होके अंडर द बेल्ट कमेंट्स होने लग जाते हैं, खासतौर पर सोशल मीडिया के जरिए, हमको उससे बचना चाहिए। और दिक्कत ये हुई कि आने वाले जो जिस वक्त में और जिस देश काल परिस्थिति में हम हैं, पर लोग इसे स्मृति ईरानी के नेचर, बिहेवियर को देखते हुए टिट फॉर टैट भी मान रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आपने देखा अभी जब स्मृति ईरानी ने अपना घर को खाली किया दिल्ली में, सांसद आवास को, तो उसके बाद लोगों के अंदर वही आउटरीच था, वही गुस्सा था, खासतौर पर राहुल गांधी समर्थकों के बीच में, कि देखिए एक वक्त ऐसा था जब राहुल गांधी को अपना मकान खाली करना पड़ा था। अब चाहे वजहें जो भी रही हो, आज जब स्मृति ईरानी खाली कर रही हैं तो फिर वो राहुल गांधी के सारे समर्थक एग्रेसिव हो गए, हमलावर हो गए। और उसके अंदर राहुल गांधी के समर्थकों के साथ साथ समाजवादी पार्टी और बिहार से तमाम बीजेपी विरोधी जितनी भी अलग अलग खेमे, आरजेडी वगैरह, वो सारे के सारे एग्रेसिवली कमेंट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन राहुल गांधी अगर ये कहते हैं कि साहब आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो वो अपना बड़प्पन दर्शा रहे हैं, वो अपने आप को बड़ा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसको इसी तरीके से देखना चाहिए कि उन्होंने कैलकुलेटिव है। कैलकुलेटिव है और उन्होंने एक लकीर खींचने की कोशिश की। मैं दीपक, मैं एक बात ये पूछना चाह रहा हूँ कि देखिए, लंबे वक्त तक, कुछ सालों पहले तक तो मैं भी डिबेट्स में कांग्रेस से ये सवाल पूछा करता था, या मैं ये बोला करता था कि सवाल राहुल गांधी क्या सोच रहे हैं नहीं है, सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी उतने मैच्योर हैं जिस हिसाब की पॉलिटिक्स है। अब आप देखेंगे कि वो जो कहा जाता है ना, जैसे मोदी और अमित शाह 24 आवर्स पॉलिटिशियन है, राहुल गांधी अब उस रास्ते पर चल पड़े हैं। क्या वो मैच्योरिटी को छू पाए हैं? देखिए, मैं भी उसी बात से अपनी बात स्टार्ट कर रहा था जो आप बोल रहे थे। राहुल गांधी को यदि पिछले आप एक साल का उनका इतिहास उठाकर देखेंगे तो पहले राहुल गांधी का जो बात करने का तरीका था, जो उनका नज़रिया था, वो सब चीज़ें अलग हुआ करती थी। लेकिन पिछले एक साल में उनमें काफ़ी बदलाव है। अब वो चाहे भारत जोड़ो यात्रा के बाद से आप मान लीजिए कि वो लोगों के बीच गए, या फिर आप जो जिस तरीके का पद उनको मिला है नेता प्रतिपक्ष के तौर पर, तो उसके बाद में उन्हें एक बड़प्पन तो दिखाना होगा। और लोग ऐसा कहते हैं कि हाँ, उनमें कुछ बदलाव आया है। जो परिपक्वता जो राजनीति के भीतर होनी चाहिए, वो थोड़ी परिपक्वता उनके अंदर आई है। और उसका कुछ दिनों पहले हम जब टीवी देख रहे थे, संसद के अंदर वो चर्चा कर रहे थे, तो उसमें ऐसा कुछ हल्का देखने को भी मिला कि पहले से राहुल गांधी में काफ़ी बदलाव आया। और शायद जो स्मृति ईरानी को लेकर जिस तरीके का उन्होंने ट्वीट किया, उसका मतलब मुझे लगता है कि वो जो बदलाव उनके अंदर आया है, परिपक्वता जो आई है, उसी का असर यहाँ पर देखने को मिला है। नहीं, लेकिन फिर बात वही है कि अब हमने जैसे देखा, लोकसभा चुनावों के बाद वो छुट्टी पर नहीं गए, वो देश में ही रहे। और अब देखना यह है कि वो एक कितने पीरियड के बाद छुट्टी पर जाते हैं या नहीं जाते हैं। अगर वो नहीं जाते हैं तो फिर उस बात पर मोहर लग जाएगी जो आप कह रहे हैं। तो मैं यही तो बोल रहा हूँ, अभी छुट्टी पर गए भी नहीं वो, तो उनमें बदलाव आया है। इस जिस तरीके का लोकसभा चुनाव लड़ा गया, उस चुनाव में उनकी जिस तरीके की भाषा थी, वरना राहुल गांधी की भाषा को बहुत करीब से हम सब लोग जानते हैं। और मैंने तो देखा भी है, राजस्थान में 2018 के चुनाव थे, तो बाकायदा ठीक है, उनकी नाराजगी जो थी वो मोदी सरकार से हो सकती थी, क्योंकि मोदी सरकार का पहला कार्यकाल उस दौर में था। वो
राजस्थान में अलग अलग जहाँ पे उन्होंने सभाएं की, चाहे भरतपुर की बात कर लीजिए, धौलपुर जिले की बात कर लीजिए, या फिर राजस्थान के दूसरे इलाकों में भी जब मैं गया तो वो टारगेट करते थे, मीडिया की तरफ ही उंगली करके इशारा करते थे। वो शायद इस बार थोड़ा कम देखने को मिला। किया तो होगा उन्होंने कुछ जगह, लेकिन वो चीज़ें कम देखने को मिली। तो कुछ बदलाव उनके अंदर जब आया, सीखने की तो बात आ है, ही है। जब सीखने की बात है, अभी कल या परसों का ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा है। राहुल गांधी आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात रखी और उसके बाद उठने लगे तो पत्रकारों ने कहा ये क्या तरीका हो गया। बोले आप जिस तरह के हैं मैं उसी तरीके से जवाब दे रहा हूँ, मैंने अपनी बात रख दिया, मुझे पता है कि आप किस तरह के सवाल पूछेंगे और उनको जवाब का स्पेस नहीं मिलना चाहिए, इसलिए मैं उन सवालों के जवाब दूंगा ही नहीं। और वो ये कहकर चले गए। ये भी उसी बात का हिस्सा है जो आप इशारा कर रहे हैं। लेकिन अगर पूरा देश पैदल घूमने से मैच्योरिटी आती है तो कुछ चेहरों को मैं पूरा देश पैदल घूमने की सलाह जरूर दूंगा। ऐसे बहुत से चेहरे हैं पॉलिटिक्स में जिनको ये करना चाहिए। फिर ये कहूँगा, आपने कहा छुट्टी पे नहीं जाते, पैदल तो कोई नहीं घूमा, पैदल तो वो एक बार पैदल थे, जो दूसरी यात्रा थी वो तो गाड़ी के अंदर ही थी। मैं तो ये कहता हूँ कितने लोग ऐसे हैं इस देश में जो उस यात्रा को कर पाए, वो भी उनके लिए उससे बड़ी छुट्टी हो नहीं सकती। तो कहता ऐसी छुट्टियां होती रहनी चाहिए, लोग भी घूम लें और वो उसकी उनकी उनकी नौकरी में काउंट भी हो जाए, इससे बढ़िया तो कुछ हो नहीं सकता, है ना। वो छुट्टी पे जितने लोगों को घूमने के लिए कहा और खासकर किसी भी महीने की अंत की कोई तारीख थी, वो 22 या 27 तारीख के आसपास उन्होंने कहा था कि आपको इतना चलना है, कोई भी कांग्रेस लीडर चला नहीं। और राहुल गांधी के उस पूरी कवायद को कितना सीरियसली कांग्रेस ने लिया है वो दिखता है। मैं अब बात कर लेता हूं थोड़ी सी किरोड़ी लाल मीणा की। किरोड़ी लाल मीणा आज विधानसभा में सत्र चल रहा था, सदन की कार्रवाई चल रही थी। लगभग 12 बजे के आसपास स्पीकर खड़े होते हैं और वो ये ठीक 12 बजे वो ये बताते हैं कि किरोड़ी लाल मीणा ने बजट में हाजिरी से छूट मांगी है। मतलब उन्होंने लीव एप्लीकेशन डाली है जिसे और अपरिहार्य कारणों का हवाला दिया है। हालांकि वो बाहर आपको इंटरव्यूज देते नजर आएंगे, लेकिन अपरिहार्य कारणों का हवाला देकर उन्होंने छूट मांगी। विपक्ष ने ना में आवाज दी, सत्ता पक्ष हाँ बोला और आसन ने फिर किरोड़ी लाल मीणा को अनुपस्थित रहने की अनुमति दे दी। इस कवायद के पीछे क्या है? इस्तीफे पर फैसला नहीं हो सकता, लीव एप्लीकेशन पर तुरंत हो सकता है। कई बार हमने देखा है कि जब कोई व्यक्ति थोड़ा सा बीमार हो जाता है और हाँ, जब वो थोड़ा सा बीमार होता है, डॉक्टर कहते हैं इनको थोड़ा सा घुमा करके लाइए, इनको हवा बदलिए, पहाड़ों पर लेकर जाइए, थोड़ी छुट्टियों की ज़रूरत है आपको। और कई बार ऐसा हमारे साथ भी होता है, जब हम बहुत ज़्यादा एग्जॉशन में होते हैं तो हम लोग भी कहते हैं यार तो 2-3 दिन की छुट्टियाँ, 2-3 दिन की छुट्टी ले लो। मिलती नहीं है, मिलती नहीं है, मान लो आप नहीं मिलती है। पिछली बार कब मिली थी? हाँ, तो 2-3 कहते भाई जाओ थोड़ा घूम के आ जाओ, हवा बदलो। किरोड़ी लाल मीणा के साथ में शायद अभी ऐसा ही है और उनकी जो मनोदशा है, मनोस्थिति है, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, साइकेट्रिस्ट नहीं हूँ। मैं समझ साइकेट्रिस्ट की तो उनको जरूरत पड़े नहीं, भगवान करे कभी, लेकिन मैं साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि वो किस मनोदशा से जूझ रहे, क्या वो करना चाहते हैं, क्या वो कहना चाहते हैं। वो सीधे सीधे कुछ कहने से बचते हैं, पर उनकी छुट्टियाँ अप्रूव करके एक तरीके से बीजेपी ने या सत्तारूढ़ दल ने अपने आप को बचाने की भी कोशिश की। अब आप सोचिए, किरोड़ी लाल मीणा मंत्री हैं और मंत्री होने के बाद में बिल्कुल सक्रिय नहीं है और वो सदन में आके बैठते हैं। बैठने के बाद में अगर वो बिल्कुल अरुचि रखते हैं और अपने सवालों के जवाब वो वैसे नहीं दे पाते जैसे किरोड़ी लाल मीणा को जाना जाता, तो फिर उनका वहाँ होने का क्या फ़ायदा। तो यही कहा गया है, साहब थोड़ा हवा पानी बदलिए, अगर आप छुट्टी चाहते हैं तो लीजिए। उम्मीद की जानी चाहिए कि सत्तारूढ़ दल अगर उनके नज़रिए से देखते हैं तो किरोड़ी लाल मीणा इस हवा पानी बदलने के बाद में या फिर उस छुट्टी लेने के बाद में ठीक होते, या फिर उनको मनाने का जो बीच में जो गैप है, जो बीजेपी चाहती है, सरकार चाहती है, वो मिल जाए। और अगर वो पटरी पर ला पाएँ तो फ़ायदा है, नहीं तो फिर ये जवाब देना मुश्किल पड़ जाएगा कि अब इस चीज़ को डील कैसे करें। राजेंद्र राठौड़ ने इस पर रिएक्शन दिया और बहुत तगड़ा रिएक्शन दिया कि किरोड़ी लाल मीणा ज़रूरत है और वो बहुत अच्छे नेता हैं और उन्होंने आचरण का एक मापदंड स्थापित किया है अपने इस्तीफे प्रकरण से कि जो अगर मैंने कोई वचन दिया है तो मैं उसको फॉलो करूंगा। ऐसे लीडर्स की देश को जरूरत है और इसलिए बीजेपी को उन्हें मनाना चाहिए, ये राजेंद्र राठौड़ ने कहा। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा मानते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। अब हाइंडसाइट में वो क्या प्लान कर रहे हैं ये तो वही जाने, लेकिन कुछ तो है जो अभी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं आया है। मुझे लगता है कुछ वक्त बाद में किरोड़ी लाल मीणा जो है वो मान जाएंगे, शायद इस विधानसभा सत्र के बाद मान जाए, क्योंकि इसमें यदि आप शुरुआत से इस पूरे मसले को देखेंगे तो किरोड़ी लाल मीणा राज्यसभा सांसद थे, उनको राज्यसभा सांसद
की एक तरीके से उससे इस्तीफा दिलवा करके आपने चुनाव लड़वा लिया, वो विधायक बन गए। उसके बाद में उनके समर्थकों में इस बात को लेकर उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री तो ना सही लेकिन उप मुख्यमंत्री या कोई बड़ा मंत्रालय उनको मिल जाएगा, चाहे वो गृह हो सकता है या यूडीएच जैसा विभाग हो सकता है, तो ऐसा बड़ा मंत्रालय उन्हें मिल जाएगा। लेकिन उनकी आशाओं पर कहीं ना कहीं पानी फिरा, उनके समर्थकों की आशाओं पर पानी फिरा और उन्हें सिर्फ कृषि मंत्रालय दे दिया गया। कृषि मंत्रालय में किरोड़ी लाल मीणा की कोई खासी दिलचस्पी थी नहीं। लंबे वक्त बाद में 2008 एक्चुअली उससे जुड़े दूसरे विभाग नहीं मिले, तो ऐसे में निर्णय लेने की स्थिति उनके लिए और कम होगी। निर्णय नहीं, देखिए आप यदि पुराना उनका दौर याद करेंगे तो 2003 से 8 के बीच में जब वसुंधरा सरकार थी, उन्होंने बीजेपी का दामन छोड़ा, उस दौर में वो खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री थी और वो इससे ज़्यादा स्ट्रांग डिपार्टमेंट माना जाता है कृषि से, तो वो नहीं मिला। एक अच्छा मंत्रालय मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पाया, उप मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, तो ऐसे में समर्थकों में नाराजगी तो थी। और किरोड़ी लाल मीणा ने जिस तरीके की ऐलान किया था कि यदि मैं मेरे प्रभाव वाली सीटों पर चुनाव प्रत्याशी बीजेपी के हार जाते हैं, मुझे नहीं लगता कि किरोड़ी लाल मीणा को इस बात की जानकारी नहीं हो। किरोड़ी लाल मीणा उन नेताओं में है जिनको जो नब्ज बहुत अच्छे तरीके से पहचानते हैं, पूर्वी राजस्थान के खासतौर पर कि कौन सी सीट पर क्या समीकरण है, ठीक है। तो और ऐसे में किरोड़ी लाल मीणा को पता ना हो कि यहाँ पर दौसा का क्या भविष्य होगा, ऐसे में उनको जानकारी तो थी कि यहाँ पर बीजेपी के सामने स्थिति बहुत बहुत टफ है। बहुत सही कह रहे हैं, नब्ज पकड़ने वाली बात जो दीपक ने कही है। अब देखिए उन्होंने अभी भी किस तरीके से नब्ज पकड़ी है। उन्होंने जब कहा कि अब मैं क्या करूंगा, अब मैं हिंदू के लिए काम करूंगा और मैं खास तो बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है कि जैसे शिवाजी लड़े, महाराणा प्रताप लड़े, वैसे प्रशिक्षित हर हिंदू को होना चाहिए, ये उन्होंने कहा। फिर उन्होंने ये भी कहा कि हिंदू हिंसक नहीं होता, लेकिन अगर आगे से किसी से लड़ाई करने की जरूरत तो उनको पड़ती नहीं, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो गुरु गोविंद सिंह भी बन सकता है। तो फिर उन्होंने कहा है कि मैं हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग करूंगा। विपक्ष से ज्यादा एक्टिव सरकार के अगेंस्ट किरोड़ी लाल मीणा हो सकते हैं। हालिया एक जगह वो जहां जाकर बैठे उससे ये पता भी चला। ऐसे में बीजेपी उन्हें मनाने की कोशिश तो करेगी, निश्चित तौर पर करेगी, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा को यदि मनाया नहीं जाता है तो उनके समर्थक नाराज होंगे। पहले नाराजगी इस बात को लेकर थी कि उनको बेहतर मंत्रालय नहीं मिला, ठीक है वो, और इससे पहले भी नाराजगी आप याद करिए, जब उनको बीजेपी में एनपीपी छुड़वाकर शामिल करवाया गया, राज्यसभा सांसद बनाया गया, उस दौर में उनकी इच्छा थी कि राजस्थान की एक सीट पर जहां उपचुनाव हुआ था उनकी पत्नी को टिकट मिले, शायद मुझे जहां तक जानकारी, लेकिन वो टिकट नहीं मिला था, उसमें भी नाराजगी थी। उन्होंने वसुंधरा राजे के लिए भी कह दिया था कि बहन तो मतलब भाई तो बनाया, लेकिन बहनों ने का धर्म नहीं निभाया था उन्होंने जब वसुंधरा मुख्यमंत्री थी। खैर इस बार भी उन्हें उम्मीद थी, वो मंत्रालय नहीं मिल पाया, उसके बाद में उन्होंने इस्तीफा यहाँ पर दिया। तो मुझे ये लगता है कि अब किरोड़ी लाल मीणा अपनी जो एक पैठ है उसको वापस कायम करने की कोशिश करेंगे। पैठ कायम है उनकी पार्टी के भीतर, लेकिन वापस से एक मजबूत स्थिति में आने की कोशिश करेंगे। और जिस तरीके की चर्चाएं सुगबुगाहट है कि मंत्रिमंडल में फेरबदल भी हो सकता है, तो ऐसे यदि फेरबदल होता है अगले कुछ वक्त में तो हो सकता है किरोड़ी लाल मीणा को बेहतर स्थिति में लाया जाए। किरोड़ी लाल मीणा कह रहे हैं कि मैं सड़कों पर लड़ता रहा हूं और आगे भी लड़ता रहूंगा, और इसको वो सरकार की मुखालिफत से देख भी नहीं रहे। उनका कहना है कि अपनी ही मुखालिफत कैसे हुई, अपनी ही सरकार की वास्तविकता है वो तो सबको दिखेगी ही दिखेगी। मैं एक दूसरा सवाल राहुल मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या किरोड़ी लाल मीणा की यूएसपी बरकरार है? पार्टी के भीतर नहीं, मैं पार्टी के बाहर की बात कर रहा हूँ। अपने दम पर तीसरे मोर्चे के लायक वो एक पार्टी को बना नहीं पाए, इसके अलावा एक क्षेत्र विशेष के बाहर वो कोई करिश्मा दिखा नहीं पाए, और तीसरी सबसे बड़ी बात, इस बार तो जो उनकी सबसे मजबूत क्षेत्र माने जाते थे वहां पर उनकी अपील को, उनके इमोशनल कार्ड को भी लोगों ने नहीं माना। अप्स एंड डाउन्स राजनीति में आते रहते हैं। किरोड़ी लाल मीणा उन अप्स एंड डाउन्स को जानते हैं। किरोड़ी लाल मीणा अपने इलाके के बेताज बादशाह हैं और वो रहेंगे। बेताज में इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि लोग वो ताज देखना चाहते हैं जो उनके सर पे सजे, और शायद यही वजह है कि उनकी अपील या फिर वहाँ के लोगों ने वैसा टर्नआउट उनके लिए नहीं किया। लोगों ने या तो वोट ही नहीं दिया, वोट करने ही नहीं आए, या फिर जो वोट करने आए वो खालिस वो लोग थे जो किरोड़ी लाल मीणा के अपोजिट राजनीति करते हैं, उनके विरोध की राजनीति करते हैं, इसलिए ये काम नहीं किया। ये हर बार होगा ऐसा नहीं है। किरोड़ी लाल मीणा विल कम बैक, ये पक्की बात है। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा ने किस दरार में हाथ फंसाया है ये आप समझिए, ये उनकी राजनीतिक परिपक्वता को दर्शाता है। इस वक्त जो दो ज्वलंत मुद्दे हैं, सबसे बड़े मुद्दे जिससे भारतीय जनता पार्टी डील कर रही है वो ये है, और खासतौर पर संघ डील कर रहा है, वो तृतीय वर्ग शिक्षित हैं। उन्होंने नागपुर की गर्मी के अंदर अपने पसीने को बहाया है, और वो संघ से जिस तरह से शिक्षित से ज्यादा मैं बोलो दीक्षित है, वो संघ को जितना समझते हैं वो ठीक वैसा ही है जैसी उनकी डॉक्टरी है। उन्होंने संघ से एमबीबीएस किया, तो वो इस राजनीति को और हिंदुत्व को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। हुआ क्या है कि उन्होंने एसटी राजनीति के भीतर जिस तरह से हिंदू और गैर हिंदू विवाद जो पैदा हुआ है वहां अपने आप को इंडल्ज करने की कोशिश की है। उनका जो ये बिना लिखा हुआ खत है ये नागपुर की तरफ जाता है,
और ये जो दरार है ये बीजेपी और संघ के बीच की दरार है, इन्होंने अपने हाथ को उस जगह फंसाया है, इसलिए वो बहुत समझदार व्यक्ति हैं। वो कहाँ नहीं, लेकिन समझदारी क्या, आज आज आप मोदी सरकार की जगह एनडीए सरकार बोल रहे हो। एनडीए सरकार क्यों बोल रहे हो ये भी आप जानते हो। और जो दो मेजर सहयोगी हैं वो इस मांग पर एनडीए के साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे ये तो वक्त में ही छिपा हुआ है। तो ये तो परेशानी खड़ी करने वाली बात हुई। और देखो, अच्छा मैं फिर कह रहा हूँ, राजेंद्र राठौड़ इस बात को समझ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आज के समय में ऐसे नेता नहीं मिलते हैं, सरकार और किसान को उनकी जरूरत है, भाजपा नेताओं को उनसे बात करनी चाहिए। ये तो बात स्पष्ट है कि खटास है, इस बारे में तो कोई दो राय है ही नहीं। दोनों के बीच में कुछ ना कुछ ऐसी खटपट है, वरना स्थिति ऐसी आती नहीं। पर वो जो अपनी बात कहलवाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, किरोड़ीलाल मीणा को कोई फर्क नहीं पड़ता कि टीडीपी क्या सोचती है और जेडीयू क्या सोचती है। किरोड़ीलाल मीणा को अपनी राजनीति करनी है और उनको इस बात को स्थापित रखना है कि मैं एक हिंदू नेता हूँ। वो अपने वो जानते हैं कि जब जब हिंदू वोट यूनाइटेड होकर के पड़ता है उनके इलाके में या फिर किसी भी इलाके में देश के, वो किसी भी लीडर को बड़ा बनाता। अब उनका टारगेट सिर्फ और सिर्फ मीणा राज वोट्स नहीं है, अब वो उस लेवल से ऊपर बढ़ने की चेष्टा रखते हैं। वो पढ़े लिखे हैं, राजनीति को समझते हैं, वो क्वालिफाइड हैं और साथ ही साथ वो उस मुद्दे को एड्रेस करने की बात कर रहे हैं जिस मुद्दे को आरएसएस और बीजेपी वो बीजेपी नहीं जो लीडरशिप आपको राज करती हुई दिखाई देती है, वो बीजेपी जो बीजेपी की मानसिकता को जीती है, जिसका कहीं ना कहीं रूट उदय संघ के साथ है और वो आज भी कनेक्ट रखते हैं। वो उन नेताओं की श्रेणी में अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं कि जो विचारधारा के साथ चलने वाले हों। वो एक अलग सेगमेंट के अंदर अपने आप को स्थापित करने की दिशा में और वो उसको शोकेस कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आरएसएस और बीजेपी के बीच में टकराव की स्थितियां बनी हुई हैं, इसको आपको समझना होगा। तीन चार ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पर आरएसएस और बीजेपी के बीच में ये स्थितियां धीरे धीरे बनी हैं, ये एक दिन में नहीं बनी है। जैसे सीएम चुने जाते वक्त या किसी को चुने जाते वक्त बीजेपी किस फॉर्मूले पर निर्णय लेती है या अमित शाह या नरेंद्र मोदी किस फॉर्मूले पर निर्णय लेते हैं वो किसी को पता नहीं होता। आरएसएस का मानना है कि ऐसी बातों पर विचार होना चाहिए और चर्चा होनी चाहिए। लेबर लॉ को लेकर कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पर केंद्र का रुख स्पष्ट नहीं है, आरएसएस का रुख बेहद स्पष्ट है कि वो क्या सोचता है। किसानों की आमदनी पर भी इसी तरह की स्थिति बनी हुई है। इसी तरह के एक दो मसले और हैं जिस पर ये दरार आरएसएस और बीजेपी के बीच में नजर आती है। मैं एक और बात, चूंकि विधानसभा सत्र चल रहा है, राजेंद्र राठौड़ से जब पूछा गया कि वसुंधरा नहीं थी, अनुपस्थित थी, तो उन्होंने कहा कि कुछ निजी कारणों से नहीं आई। अमूमन वो निजी कारणों से कई जगह नहीं ही आ पा रही हैं, लेकिन उन्होंने ये भी वो जोड़ना नहीं भूले कि ऐसे तो पूर्व सीएम अशोक गहलोत भी नहीं आए। बिल्कुल, देखिए राजनीति में अमूमन विधानसभा के अंदर ऐसी स्थिति देखने को मिलती है जब सत्ताधारी दल हो या विपक्ष हो, उसके बड़े नेता जो होते हैं वो उनकी जो गैर मौजूदगी होती है वो यहाँ पर अमूमन रहती है। और राजेंद्र राठौड़ और वसुंधरा राजे के रिश्ते भी अब कोई पहले जैसे रहे नहीं है, इसलिए उन्होंने बचते बचाते हुए इस गली से निकलने की कोशिश की कि मैं कुछ ज़्यादा यहाँ पर बोलूँ ना तो ही मेरे लिए बेहतर होगा, इसलिए उन्होंने अशोक गहलोत का नाम भी यहाँ पर ले डाला, जिक्र उनका भी कर डाला यहाँ पर। नहीं, लेकिन कब तक आप इस सवाल से बचेंगे? आपके हर किसी आयोजन पर लगभग ये सवाल अब कॉमन हो चला है, ये पूछा ही जाता है। राज्य के लिए सवाल नया है भी नहीं। एक वक्त ऐसा था जब उनका सत्ता से जाना हुआ और उसके बाद में उनके ऊपर ये आरोप लगे कि वो तो विधानसभा आती नहीं है, उनकी हाजिरी बिल्कुल मिनिमम है। जब वो विपक्ष में बीजेपी थी तब गुलाबचंद, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो गुलाबचंद कटारिया नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे। और यही नहीं कि उनके ऊपर आरोप ये लग रहे हो कि विधानसभा नहीं आती, उनके ऊपर ये आरोप लगे कि वो तो राजस्थान में भी नहीं रहती और वो देश में भी नहीं रहती। तो वसुंधरा राजे के लिए कोई ये नए आरोप नहीं है कि वो यहाँ पर नहीं। हाँ, लेकिन गहलोत के लिए है। पर आप ये भी चीज़ देखिए कि जब गहलोत विपक्ष में रहे तब वो कितनी बार कार्यवाही के अंदर आप सक्रियता के साथ में नजर आए। क्या वो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में कभी आए? नहीं आए। वो तो ये जो बड़े लीडर्स होते हैं वो कभी भी अपने आप को दूसरी कतार में, दूसरी चेयर पर बैठे हुए अपने आप को सहज महसूस नहीं करते, क्योंकि वहाँ नेता प्रतिपक्ष कोई और होगा। गहलोत के केस में बात करें और प्रदेश अध्यक्ष होंगे, वो अपनी बात रख रहे होंगे, गहलोत को कोई बात रखने की मौका मिलेगा नहीं। वो जाकर के एक रवायती तौर पर, मुझे लगता है जिस दिन रिप्लाई आ रहा होगा मुख्यमंत्री का, उस दिन वो जरूर जाकर के बैठेंगे और आएंगे। और अभी तो उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं चल रहा है गहलोत का। और वसुंधरा राजे जिस कैरेक्टर की, मतलब जिस कैरेक्टर से मेरा मतलब है, जिस ऊर्जावान व्यक्तित्व की वो महिला हैं, वो अपने आप को सेकंड बेंच पे या फिर थोड़ा सा, हाँ, वो वहाँ अपने आप को सहज नहीं पाएंगी।
और यही उनकी स्टाइल ऑफ वर्किंग और यही उनकी यूएसपी, इसीलिए लोग उनको पसंद करते हैं। अगर कोई किरोड़ी की बात में बीजेपी के लिए दूसरी परेशानी हो कि वसुंधरा राजे की जो स्थिति है वो सब लोग जानते हैं। आप 2003 से 8 का उनका कार्यकाल देख लीजिए, उसके बाद में 8 से लेकर 13 का कार्यकाल मतलब देख लीजिए, जब वो सरकार में नहीं थी। अमूमन कहा जाता था, लोग कहते थे वो विदेश में गई हुई है, वो कहाँ गई हुई है, वो राजस्थान में नहीं है, वो धौलपुर में, इस तरीके की बातें होती थी। लेकिन खैर वो नहीं आती थी विधानसभा, बहुत जितनी मिनिमम हाजिरी वहाँ पर चाहिए होती उतनी उनकी होती थी। और उसके बाद में आप जैसे 2013 से लेकर 18 के बीच का देख लीजिए, जब वो मुख्यमंत्री थे तो 18 से 23 के बीच में भी कुछ ऐसी स्थिति देखने को मिली, वो नहीं आई है विधानसभा में बहुत ज़्यादा। और वो पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी मतलब कार्यकर्ता तो नहीं बल्कि उनके खुद के कार्यकर्ताओं से तो दूरी नहीं थी, लेकिन पार्टी के कार्यक्रमों बीजेपी 2012-2013 के बीच में एक ऐसा घटनाक्रम हुआ था जब गुलाबचंद कटारिया प्रदेश की यात्रा पर निकलने वाले थे और वसुंधरा राजे ने मुखालफत की थी। यात्रा नाम था, मेवाड़ यात्रा, मेवाड़ गौरव। 4 भुजा से वो शुरू होने वाली थी राजसमंद के, और वो यात्रा बस वो होकर ही रह गई, वो कभी हुआ नहीं। में वसुंधरा राजे ने उस यात्रा सेंटर जाकर लड़ाई थी। उस यात्रा की खिलाफत करी, खुलकर सामने खुद नहीं आई, लेकिन किरण माहेश्वरी के जरिए उस यात्रा की मुखालफत करवाई गई थी। और उसकी वजह ये भी थी स्वप्निल, आप याद करिए जब जब लेकिन वही घटनाक्रम 2023 में रिपीट नहीं हुआ है। वसुंधरा राजे चाहती तो वैसा ही कुछ 2023 में भी कर सकती थी, लेकिन समय बदल गया है उनके लिए। जिस वक्त का जिक्र अभी कर रहे थे, उस वक्त नरेंद्र मोदी का फिगर नहीं थे, नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे, और पावर सेंटर बीजेपी का उतना मजबूत होता ही नहीं। और यदि उस बात को और गहराई की तरफ ले जाइए तो आप याद कर लीजिए, वसुंधरा राजे जो हैं जब 2008 में मुख्यमंत्री के पद से हटी तो उसके बाद में नेता प्रतिपक्ष शायद संभवतः उनको बनाया गया था, जहाँ तक मुझे जानकारी आ रही है। फिर उसके बाद में उनको हटाने की बात आई तो उसमें बहुत बड़ा विवाद जैसी स्थिति हुई थी। करीब 65 के करीब जो विधायक थे या 55 के करीब विधायक थे, मतलब बड़ी संख्या थी। उन विधायकों की संख्या वसुंधरा राजे के बंगले के बाहर थी। और ये अंदाजा लगाया जा रहा था, ये कयास लगाए जा रहे थे मीडिया में कि राजनाथ सिंह उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो वसुंधरा राजे कहीं नाराज होकर नई पार्टी तो नहीं बना रही है, परेड करवा दी थी उन्होंने सिविल लाइन्स में विधायकों की तो 2009 के अंदर। वो नहीं गई। उसके बाद में गुलाबचंद कटारिया को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। बहुत कुछ हुआ उस दौर में भी 2013 के बीच में। आखिर में वसुंधरा राजे 2013 में प्रदेश अध्यक्ष बनकर वापस लौटी थी। तो उनका टारगेट उस समय वो था कि 2003 में जैसे मैंने टिकट बांटे वैसे 2013 के अंदर मैं टिकट बांटूं, उसी फॉर्मूले को अपनाते हुए वो यहाँ पर आई थी। उन्होंने अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ पर टिकट दिए थे, लेकिन वो सब चीजें 2018 में और उसके बाद 2023 में तो बिल्कुल ही नजर नहीं आई। अब एक और चीज, हम बात कर रहे हैं उनके जो कभी सीएम थे, अब हम बात कर लेते हैं उनके जो कभी सीएम हो सकते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कहना है डॉक्टर जसवंत सिंह यादव का। उनका कहना है कि ये आदमी मतलब टीकाराम जूली आने वाले समय में राजस्थान का सीएम बनेगा। सीरियसली लिया जाए? मैं हंस इसलिए नहीं रहा हूँ कि वो नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते, और संभावनाएं कहीं भी ले जा सकती हैं। और जब हमने अगर गहलोत बनने दें, हाँ, मैं आपको इसी जगह और भजन लाल मुख्यमंत्री बन सकता है तो कोई भी बन सकता है। लेकिन मेरी हंसी इसलिए थी क्योंकि कितने लोगों को तकलीफ होगी ये चीज सुन के, आप ये सोचिए। और बीजेपी के लोगों को भी होगी, सिर्फ कांग्रेस के लोगों को नहीं होगी। बीजेपी के लोगों का तो होना स्वाभाविक है, ये कांग्रेस के कितने लोगों को होगी। मैं तो उनको कह रहा हूँ जिनको कि बहुत अच्छी तरह से दीपक जानते हैं, बहुत लंबा अरसा बीत गया वेटिंग में। अब उस वेटिंग के बाद में अगर वो हाथ तो आया मुंह न लगा, अभी ना हो पाया, तो फिर वो कब होगा? तो फिर टीकाराम जूली के लिए स्कोप बचता कहाँ है? हाँ, टीकाराम जूली की एज अभी कम है, पर जो अभी वेटिंग है उनकी एज भी उतनी ही कम है ना। तो अभी ये संघर्ष बहुत लंबा चलेगा, और अगर उसके बाद कोई स्पेस बन जाए तो बन जाए। हाँ, अपना अपना नजरिया है सोचने का, पर मुझे वो स्कोप दिखाई नहीं देता। और हम मोरिया वाले चेहरे को भूल रहे हैं। मोरिया वाले चेहरे को भी आप नहीं भूल सकते, वो जिस बिरादरी से आते हैं उसको भी नहीं भूल सकते। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने राजस्थान की राजनीति में देखा है, जिसको ये कहा गया है कि ये मुख्यमंत्री बन सकता है, एक बड़े नेता ने उसके साथ में ऐसे मिथक हैं कि ऐसा इलाज करवाया गया है कि फिर वो कभी वो मुख्यमंत्री की रेस में रहे ही नहीं। ये भी किरोड़ी लाल मीणा के लिए भी यही मुझे इसमें चीजें दूसरी नजर आती है। ये दरअसल तंज है। डॉक्टर जसवंत यादव किस इलाके से ताल्लुक रखते हैं? वो ताल्लुक समय समय पर टीकाराम जूली की तारीफ करते रहे। आप सुनिए इसमें वो ताल्लुक रखते हैं अलवर वाले इलाके से, ठीक है। अलवर में आपसी अदावतें जो है ना वो बहुत ज्यादा है। आप संजय शर्मा को याद कर लीजिए, वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं अभी। कुछ वक्त पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, जब वहीं की पुलिस ने उनके साथ में बहुत ही बुरा बर्ताव किया था। तो ये जो तंज है
वहां पे बीजेपी कांग्रेस नेताओं के आपसी तंज है। जसवंत यादव ने टीकाराम जूली खुद अलवर से आते हैं, इसलिए उन पर तंज कसते हुए कहा है, ऐसा मुझे लगता है कि तंज कसा है कि ये आदमी एक दिन मुख्यमंत्री बनेगा, जिससे ये बयान देने के बाद में वहीं पर जो आपसी मनमुटाव की स्थिति है वो पैदा हो जाए। क्योंकि वहीं पर सदन में सबसे ज्यादा, अब आप देखिए, टीकाराम जूली से ज्यादा एक्टिव नेता प्रतिपक्ष है टीकाराम जूली, लेकिन उनसे ज्यादा एक्टिव कौन रहता है? लक्ष्मण नहीं, से आने वाले नहीं, माननीय कोई नहीं। मैं एक बात बताता हूँ आपको। लगभग प्रश्नकाल के दौरान हर दूसरे सवाल पर टीकाराम जूली खड़े हो रहे हैं, सबसे ज्यादा बोलते हुए वही सुनाई दे रहे हैं। मैं ये जरूर मान सकता हूँ कि जो वो रील मटेरियल होता है ना, जो इंस्टाग्राम पे आ जाए या शॉर्ट आ जाए, वो एक आध मोमेंट लूट ले जाने में डोटासरा किंग है। उनकी टक्कर नहीं हो सकती जूली से। लेकिन जूली को सीखने का प्लेटफॉर्म दिया गया है, जूली सीख रहे हैं और उसको कोई क्रॉस नहीं कर रहा। क्या डोटासरा खड़े होकर नहीं बोल सकते? नहीं खड़े हो रहे। अरे स्वप्निल जी, उसमें बड़ी बात यह है कि विधानसभा में बीच में बोलने का अधिकार नेता प्रतिपक्ष के पास है। उस लिहाज से जो टीकाराम जूली है वही बोल सकते हैं। उसमें आगे खड़े होकर हर सवाल के बीच में पूरक प्रश्न के तौर पर वो नहीं बोल सकते हैं डोटासरा, वो पार्टी के मुखिया हैं। लेकिन आप यदि डोटासरा को उठाकर देखेंगे उनका पूरा सदन का रवैया, तो डोटासरा बहुत एक्टिव है। डोटासरा को लेकर सदन के बाहर भी काफी वो सिंगल लाइन के बादशाह हैं, वन लाइनर्स के बादशाह हैं। वो वन लाइनर्स बोलकर महफिल लूट ले जा रहे हैं, लेकिन फिर भी समय सबसे ज्यादा टीकाराम जूली को मिल रहा है। मिलना तय है, क्योंकि वो नेता प्रतिपक्ष है। संवैधानिक तौर पर उनकी जो पद है उस लिहाज से उनको समय मिलना तय है, और वो पूरक प्रश्न भी डोटासरा नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं तंज था जसवंत यादव का टीकाराम जूली पर, और साथ में डोटासरा और ये तमाम जो एक नई जो खेप आई है कि वो मुख्यमंत्री के तौर पर खुद को प्रेजेंट कर सकते हैं आने वाले चुनावों के लिहाज से, या कांग्रेस के भीतर मुख्यमंत्री पद के नए दावेदार खड़े हो सकते हैं, उनमें कहीं ना कहीं आपसी मनमुटाव पैदा कराने की। कांग्रेस, आप बोल ही रही है, जब कांग्रेस के तंज भी आ ही रहे ना कि राजेंद्र राठौड़ की कमी खल रही है। बहुत ज्यादा दिनों तक चलेंगे नहीं दीपक। आप उसको इस लिहाज से भी देखिए, क्योंकि इससे पहले यदि आप याद करेंगे तो इसी तरीके के तंज कांग्रेस ने भी कसे हैं। डोटासरा क्या कहते थे, खुद अशोक गहलोत क्या कहते थे, इनमें तो 8-8 मुख्यमंत्री के पद के दावेदार घूम रहे हैं करके दूसरों को। इसीलिए डोटासरा का वो बयान रील्स में आया, जिसमें वो कह रहे थे कि राजेंद्र राठौड़ की कमी खल रही है। या कांग्रेस बार बार ये कह रही है कि बीजेपी में फूट की स्थिति है, जो लगभग वैसा ही है जैसा कांग्रेस के लिए 2018-2019 में कहा जा रहा था। अभी राजेंद्र राठौड़ के लिए बजट के दिन उन्होंने बोला, डोटासरा ने दिया, तो फिलहाल इतना ही। ये था सुर्खियों से आगे। नमस्कार।